अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की जो है टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये इससे पहले हम जो आधुनिक भारत की कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपका, इसका जो टॉपिक है कि भारतवर्ष क्या है। ठीक है, भारतवर्ष क्या है। आज हम करेंगे कि भारत वर्सेस इंडिया क्या है, हिंदुस्तान क्या है, और भारतवर्ष नाम जो है कहाँ से पड़ा, देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, दशराज्य युद्ध क्या है, जम्बू द्वीप क्या है, आर्यव्रत क्षेत्र क्या है, और भारतवर्ष जो है ये कहाँ से लिया गया, इसका नामकरण कैसे हुआ, इन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसका जो है अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो आप इससे प्रीवियस वीडियो भी जाके देखें, क्योंकि सारी वीडियोस जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इतिहास को हमने एक क्रमबद्ध तरीके से जो है पढ़ाने का निर्णय संकल्प लिया है। तो आज की जो हमारी संकल्पनाएं, विचारधाराएं, शब्दावलियाँ ये डायरेक्ट यूजीसी नेट के सिलेबस से उठाई गई हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में जैसी एज इट इज़ दे रखी हैं, जैसे भारतवर्ष, सभा, समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, बहुत सारी हैं। ये मैं आपको जो है सारी कवर करूँगा, जितनी भी यूजीसी नेट के जो है टर्म डायरेक्ट सिलेबस से हमने उठाया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा संकल्प, विचारधारा, अध्ययन, शब्दावलियाँ में जो सबसे पहली शब्दावलियाँ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो भारतवर्ष पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतवर्ष नाम पढ़ा तो पढ़ा कैसे, इसको जानने से पहले हम थोड़ा देश और राष्ट्र की तरफ आते हैं। अब देश और राष्ट्र को समझने से पहले इस्तेमाल देखते हैं कि ये किताबों में हमेशा एक शब्द इस्तेमाल होता है कि विविधता में एकता, यानी भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि विविधता का मतलब क्या होता है, बटना। तो बटेंगे कैसे हम, सबसे पहले धार्मिक के बाद में हम क्या भारतीय हैं, तो ये टर्म अपने आप में ही गलत हो गया। भारत विविधता में एकता वाला देश नहीं है, एकता में विविधता, यानी एकता है। पहले हम यूनाइट हैं, पहले हम इंडियन हैं, बाद में हम रिलीजियस हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाला टर्म है। भारत जो है एकता में विविधता वाला देश है, ना कि विविधता में एकता वाला देश है। तो ये जो टर्म है हमारा गलत हो जाएगा। इस टर्म को हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि एकता में विविधता। एकता है, पहले हम इंडियन हैं, बाद में हम विविधता हैं, रिलीजियस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हो, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब इसके बाद में हम जो बताते हैं कि एक देश और राष्ट्र में अंतर क्या है। देखो, देश क्या होता है। देश जो है एक राजनीतिक परिघटना है, सबसे पहली बात तो यही होगी। तो देश को जो है हम देख एवं छू सकते हैं। अब मान लीजिए ये एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है। इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है एक रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, बहुत सारी रेखाएं विश्व में आपने देखा होगा, 38 पैरेलल देखा होगा, जो इधर कोरिया को डिवाइड करती है, उत्तर दक्षिणी कोरिया को। तो बहुत सारी रेखाएं, डूरंड रेखाएं हैं, मैकमोहन रेखा। तो ये जो है क्या है, एक रेखा है जो एक देश को दूसरे देश से डिवाइड करती है। तो भारत और जो चीन को डिवाइड करती है वो मैकमोहन रेखा है। तो रेखा क्या है, तो ये मान लीजिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होता है ये देश। इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब जाके आप देख सकते हैं कि सीमा को जाके छू सकते हैं, सीमा को जो है छू भी सकते हैं। तो इसे जो है देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है एक देश को, जबकि राष्ट्र को जो है छुआ नहीं जा सकता। राष्ट्र जो है एक भावना है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में एक सांस्कृतिक परिघटना है। एक भौगोलिक क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, उनके सोच हो, उनके विचार हो, वो सब एक समान हो। इसलिए मैंने ये टर्म इस्तेमाल हुआ, एकता में विविधता। क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारी सब की सोच पहले क्या होगी, हम भारत का विकास करना है, हमें धर्म का विकास नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए भारत आगे आएगा, धर्म बाद में आएगा। तो जब वहाँ के लोगों में परस्पर आपस में एक होने की भावना हो, आपस में जुड़ने की भावना हो, ठीक है, आपस में एक होते हैं, तो वो जो स्थिति क्या कहलाएगी, राष्ट्र कहलाएगी। ये एक भावना है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब राष्ट्रवाद मैंने आपको बताया कि आगे मैं बताऊंगा ही। भारत को, राष्ट्रवाद को 3 चरणों में पढ़ेंगे जब हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चरण मैंने आपको बताया था आद्य राष्ट्रवाद, जिसमें आदिवासी लोग आएंगे, बहुत सारे विद्रोह आएंगे। ठीक है, जनजातीय विद्रोह, कोल वोल विद्रोह, जो ये सब है, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा जो आएगा 1817 का महाविद्रोह, और तीसरा जो चरण आएगा वो राष्ट्रवाद होगा, जिसमें 1885 में कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से हम आगे देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट तक भी कैसे कैसे जो है आगे कहानी बढ़ती है। तो आप समझ गए हैं कि एक देश और राष्ट्र में क्या अंतर है। अगर आपको थोड़ा और विस्तार से जानना है मैं बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए अब इंग्लैंड है और एक अमेरिका है। अब इंग्लैंड और अमेरिका की जो भाषा है वो क्या है, एक समान है, इंग्लिश है, लेकिन दोनों एक जो है राष्ट्र नहीं है।
क्योंकि राष्ट्र जो है किसी भाषा या संस्कृति के आधार पर नहीं बनता है, धर्म के आधार पर जो है देश राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र किसके आधार पर बनता है? सोच विचार जब एक समान हो, वहाँ के लोगों की जो है सोच विचार जब एक समान हो, एक जैसे हो, तब राष्ट्र की अवधारणा आती है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्र की अवधारणा जो है सोच विचार एक समान हो, परस्पर एक होने की भावना, इसे ही राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी, जो हम आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया देश और राष्ट्र में। अब भारतवर्ष इसका नाम कैसे पड़ा, मैं इसको आगे आपको बिल्कुल बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि भारतवर्ष इसका नाम कैसे पड़ा। 2 तरीक़ों से पड़ता है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा आर्यों के बारे में बता देता हूँ, आर्य कौन है। अब देखो, आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना गया, तो आर्यों के निवास स्थान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है थ्योरी दी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में सप्तसेंधव प्रदेश को एसी दास ने, जो सर्वमान्य मत है वो सप्तसेंधव प्रदेश है। अब आप बोलेंगे सप्तसेंधव प्रदेश क्या है, तो इसमें जो है 7 नदियाँ आती हैं, ध्यान रखना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती, ये 7 नदियाँ हैं। इनका ध्यान रखना, कई बारी पेपरों में जो है बड़े एग्जामों में इनका जो है क्रम पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन आएगी। तो ध्यान रखना, सिंधु, झेलम, सबसे पहले आएगी सिंधु, फिर आएगी झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सबसे लास्ट में सरस्वती। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है जो कि यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है। अब पूछा क्या गया है, देखो, सरस्वती, यानी जो सरस्वती नदी है वो नदियों में सबसे पवित्र है। इसे नदी तमा कहा गया क्योंकि नदियों में सबसे उत्तम है, सबसे पवित्र है। अब यूजीसी नेट के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरस्वती नदी किन 2 नदियों के बीच में, तो एक तो यमुना नदी आएगी और एक आएगी तुम्हारी सतलुज नदी। ध्यान रखना, सतलुज और यमुना, ये यूजीसी नेट का डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको 2008 का बता रहा हूँ। उनके बीच में कौन सी नदी पड़ेगी? सरस्वती, सतलुज और यमुना। तो पेपर में सतलुज ना दे के इसका जो नाम है वो दे रखा शतुद्री। ध्यान रखना, क्या नाम दे रखा? शतुद्री। तो ध्यान रखना, मैं आपको नाम बताऊंगा इनके। काबुल को क्रूमा कहेंगे, सतलुज किसे कहेंगे, झेलम को क्या कहेंगे। झेलम भी अच्छा आप लगे हाँ तो देख लीजिए। झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितस्ता। झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितस्ता। यहीं पर जो है हाइडे स्पीज का युद्ध, हाइडे स्पीज का युद्ध हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था? सिकंदर वर्सेस पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी नदी के किनारे जब सिकंदर जा रहा था तो उसका घोड़ा जो है डेथ हो जाती है। उसमें घोड़े के नाम पर एक नदर का नाम रखता है जिसका नाम होता है बुकाफेला। ठीक है, अगर पेपर में ये भी यूजीसी नेट का डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बुकाफेला जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो झेलम नदी के किनारे। बसाया किसने? तो सिकंदर ने बसाया। किसके नाम पर बसाया? तो अपने घोड़े के नाम पर बसाया। ध्यान रखना ये इस क्वेश्चन। अब हम लौटते हैं यहीं पर आर्यों की तरफ। अब सबसे पहले आर्यों के निवास से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आर्य इन्वेजन की थ्योरी आती है। जब हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है डिक्लाइन होते हैं, तो उनके में हड़प्पा डिक्लाइन होते हैं, तो उसमें एक आर्य इन्वेजन थ्योरी आती है। उसका जो है किसने दिया था? तो 2 राइटर हैं, एक का नाम है आर.पी. चंद्रा, ध्यान रखना, और एक का नाम है मार्टिन व्हीलर। ये भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल पूछा गया है कि मार्टिन व्हीलर और आर.पी. चंद्रा ने जो है आर्य आक्रमण की थ्योरी दी हुई है। अब उसके बाद ऋग्वेद जो है सप्तसेंधव की एसी दास ने दी है। अगर आप लिखना चाहें तो कल्ला ने कश्मीर की दी है, डॉक्टर कल्ला ने कश्मीर की दी है। तिलक ने जो कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। डी.एन. ओझा ने कहा कि ये ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। तो इनके मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो उनमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो रोक के इसे लिख सकते हैं। अब मैं लिखूंगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए आप लिख लेना अगर लिखना चाहें। तो एसी दास ने सप्तसेंधव प्रदेश की। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ में आर्यव्रत किसे कहा गया? देखो, आर्यव्रत जो है 2, ध्यान रखना, एक तरफ जो है हिमालय के दक्षिण में, और जो विंध्य के जो है उत्तर में। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ, हिमालय से नीचे की तरफ। अगर आपको इसको जो है देखना है तो मैं आपको जो है मैप पे दिखा देता हूँ, जो फिजिकल मैप है इंडिया का। ठीक है, ये देखो इंडिया का जो है फिजिकल मैप है, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा इंडिया का फिजिकल मैप है। ये गुजरात का पोर्शन हो गया, बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेट हिमालयन है। ये पूरी जो देख रहे हो क्या जा रही है? ग्रेट हिमालयन। इसके जो नीचे का जितना भी ये पोर्शन है, ये सारा कहाँ पर आता है? ये सारा जो ये वाला पोर्शन है, ये इधर ये सारा जो है हिमालय के दक्षिण में आ रहा है। और इधर आप देखोगे ये लिखा हुआ विंध्य रेंज। ठीक है, ध्यान जूम करके देख लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना अगर ना दिखाई दे तो। विंध्य
रेंज। तो विंध्य रेंज के ऊपर का जो पार्ट है, यानी विंध्य के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, इस क्षेत्र को ही आर्यव्रत जो है कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना, विंध्य के उत्तर में। नीचे नर्मदा और सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं फिर। तो आपको समझ में आ गया कि आर्यव्रत किस क्षेत्र को कहा जाता है। अब मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में जो है जम्बूद्वीप की अवधारणा दी गई है। अब आप पूछेंगे कि जम्बूद्वीप है क्या। देखो, जम्बूद्वीप जो है एक तरीके से जो 7 कॉन्टिनेंट है उनमें से जो है एक कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7। आज भी हम देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट की अवधारणा है। प्राचीन काल में जो 7 कॉन्टिनेंट की अवधारणा थी, जिसमें कहा गया 7 द्वीप नवखंड, 7 द्वीप और नवखंड, यानी 9 खंडों की और 7 द्वीपों की परिकल्पना करी गई। तो उन 7 द्वीपों में से जो एक द्वीप है उसका नाम है जम्बू। जम्बू को जो है आज वर्तमान के एशिया का माना जाता है। अब जम्बू द्वीप में ही क्या पड़ता है, उसके जो खंड उन्हीं में एक है भारतवर्ष। ठीक है। अब आर्यव्रत तो मैंने आपको बताया था, ईरान, इधर ये ईरान आ गया, सेंट्रल एशिया, इसके नीचे कन्याकुमारी आ जाएगा, साउथ, चारों तरफ से इससे इस क्षेत्रों से जो है घिरा हुआ है आर्यव्रत क्षेत्र। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हिमालय के दक्षिण में और विंध्य के उत्तर का जो जितना भी क्षेत्र पड़ता है, ये सारा क्या पड़ता है, आर्यव्रत जो है क्षेत्र पड़ता है। बाकी जो है मैंने यहाँ पे लिखा गया जो एशिया का पार्ट है वो जम्बूद्वीप में आ जाएगा, भारतवर्ष यानी भारतीय उपमहाद्वीप। अब मैंने आपको बताया 7 द्वीपों की परिकल्पना की गई। अब 7 द्वीप वो कौन से थे, तो 7 द्वीप को आप देख लेंगे। एक तो प्लक्ष आएगा, एक शालमली आएगा, एक कुश आएगा, कोच आएगा, शाक आएगा, पुष्कर आएगा और 7वां जो है जम्बूद्वीप आएगा। ठीक है। अब इन 7 द्वीप में से जो 7वां द्वीप है उसी द्वीप के नवखंड है, यानी मैंने आपको बताया 7 द्वीप नवखंड, 9 खंड जो हैं उसी में से एक भारतवर्ष भी आएगा, जिसे हम पढ़ेंगे। ये मत्स्य पुराण में जो है दिया गया है। मत्स्य पुराण से हमें ये जानकारी ज्ञात होती है। हालांकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन तो अभी तक मैंने जितने भी पढ़े हैं प्रीवियस ईयर के, जितने भी 8-10 साल के, वहाँ से मुझे नहीं मिला है फिलहाल में अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन। जम्बूद्वीप से भी ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन वहाँ से जहाँ से मैंने आपको बताया वहाँ से कई बारी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आर्यव्रत से या फिर जम्बूद्वीप से आने की संभावना हो सकती है या आ सकता है कभी आगे, इसलिए मैंने आपको जो है बता दिया। अगर आप चाहें तो इन 7 द्वीपों को भी याद करने, प्लक्ष, शालमली, कुश, कोन, शाक, पुष्कर, जम्बू। तो अब जो है अब जो हम भारतवर्ष के ऊपर आते हैं। ठीक है। अब भारतवर्ष के ऊपर हम आने से पहले मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष का जो है नामकरण कैसे पड़ा। अब भारतवर्ष के जो है नाम पढ़ने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है कि भारत इसी जम्बू का एक भाग है। भारतवर्ष कहा जाता है कि इसी जम्बू का एक, यानी मैंने आपको बताया जम्बूद्वीप का जो है भाग है भारत एक, क्योंकि 9 भाग हैं। उसके मैं आगे वाली बताऊंगा 9 भाग कौन से। तो सबसे पहला तो ये कहा जाता है कि एक राजा है जिनका नाम दुष्यंत है और उनके शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के बीच में जो है गंधर्व विवाह होता है। इन्हीं को केंद्र में रख के जो है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। बहुत बारी पेपर में पूछा जा चुका है। ये जो है DSSS भी ले लो, नेट ले लो, हर जगह का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। कालिदास की रचना है भाई, जरूर से जरूर याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम को। तो दुष्यंत और शकुंतला को केंद्र में रखा गया है। इनका जो बेटा होता है उसी का नाम होता है भरत। उसी के जो है नाम पर जो है भारत का जो है भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। पहला तो मत ये कहता है। दूसरा जो मत कह रहा है, कहता है कुछ विद्वान है ऋषभदेव। आपने पढ़ा होगा जी, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव जैन हैं। ठीक है। उनके जो बड़े पुत्र हैं भरत, ठीक है, 2 एक बाहुबली भी होते हैं उनके बड़े पुत्र। उनके बाहुबली के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनकी प्रतिमा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनकी प्रतिमा के ऊपर पूछा जा रखा है। हाँ, श्रवण वेल गोला में है उनकी प्रतिमा। इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट का प्रीवियस ईयर में। तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत, उनके नाम पर जो है करा गया है। आप ये भी समझ गए होंगे। तो एक तो भरत के नाम पर पड़ा है ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के, दूसरा जो है राजा भरत के नाम पर, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, जिन्हीं को केंद्र में रख के जो है कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भरत कबीला क्या है, दशराज्य युद्ध क्या है, 10 राजाओं की लड़ाई क्या है, और इसके बाद में हिंदुस्तान और इंडिया की डिबेट देखेंगे। कैसे जो हिंदुस्तान नाम पड़ा, कैसे जो है इंडिया नाम पड़ा, और भारत वर्सेस इंडिया में आज के टाइम पर क्या उचित नाम है, क्या देना चाहिए। तो आप ये जो है सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो जो है अगर और आगे बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त तक शेयर करें, क्योंकि हम जो है पूरा जो है UGC नेट के सिलेबस के क्रमबद्ध तरीके से जो है पूरा कवर करेंगे।
और जो है आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको जो है मैं इनकी प्रोफाइल इनकी जो है PDF भी जो है प्रोवाइड कर दी है मैंने, आदि जो है मैं उसकी जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इसका मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को जो है बढ़ाएं और जो है हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।